सचिन नौकरी लगने की खुशी में विदेश घूमने के लिए जाता है। वो सीधा दुबई का टिकट कटाता है, वहां पहुंचता है और एयरपोर्ट पर एक टैक्सी को बुलाता है। दोस्तों, वो टैक्सी वाले से कहता है कि इस कंट्री में आसपास भारत देश के इंडियन लोग जहां जिस होटल में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, मुझे तुम वहां जाकर छोड़ देना, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। दोस्तों, फिर इतना सुनने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर उस सचिन को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उस एरिया में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एयरपोर्ट से उस कॉलोनी का जो सफर था वो लगभग 1 घंटे का था। दोनों वहां पहुंचने के लिए गाड़ी में बैठते हैं। दोस्तों, गाड़ी को चलते चलते 10 मिनट का समय हो जाता है। जब वो एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आ जाते हैं तो एक फुटपाथ पर एक महिला भीख मांगती हुई सचिन को नजर आती है। जब सचिन कार में से ही उस महिला को भीख मांगते हुए देखता है तो हक्का बक्का सा रह जाता है। फिर वो खिड़की को खोलता है चलती गाड़ी में ही और पीछे मुड़ करके देखता है, क्योंकि गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। दोस्तों, फिर उसे खिड़की से देखने के बाद वो तुरंत ही गाड़ी को रुकवाता है और टैक्सी वाले से कहता है कि भैया जरा पीछे गाड़ी को ले चलिए। दोस्तों, फिर टैक्सी वाला पीछे गाड़ी को लेकर के जाता है उस महिला के पास में और सचिन वहां उस महिला के पास उतरता है। दोस्तों, फिर इसके बाद सचिन उस टैक्सी वाले का हिसाब किताब करके उसे भेज देता है और वो उस महिला के पास पहुंचता है। दोस्तों, उस महिला को देखने के बाद, उस लड़की को देखने के बाद सचिन की आंखें नम हो जाती हैं। वो पुराने ख्यालों में खो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो लड़की भीख मांग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी सरता थी, जिसे उसने आज से 3 साल पहले तलाक दे दिया था। दोस्तों, सरता की हालत एकदम नाजुक सी थी, मानो वो बेहोशी की हालत में हो। सचिन ने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन सरता ने उसकी एक न सुनी और सीधी मूर्ति की भांति बैठी रही। दोस्तों, इसके बाद सचिन घबरा गया कि ऐसी हालत में विदेश में मेरी पत्नी आखिर कर क्या रही है। फिर दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक है और सुनने लायक है। आइए दोस्तों, जानते हैं इन दोनों की कहानी इस वीडियो में कि आखिरकार उसकी तलाकशुदा पत्नी सरता विदेश पहुंची तो पहुंची कैसे। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें 2 तलाकशुदा पति पत्नी एक दूसरे से 3 सालों बाद मिलते हैं। एक प्यार का ताश का घर बनाया बनाया हुआ बना बनाया बिखर जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इन दोनों की कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, सचिन और सरता दोनों कॉलेज समय के ही फ्रेंड थे। इंटर में दोनों एक साथ पढ़े लिखे, दोनों ने इंटर एक साथ पास की। दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे और इसी प्यार के चलते वो एक जगह कंप्यूटर कोचिंग लगा देते हैं, जहां कंप्यूटर जो कोचिंग पढ़ाते थे उनका कहना था कि अगर वो उनके यहाँ से 6 महीने का कोर्स कर लेंगे तो वो उन्हें एक जो कॉल सेंटर में जो कॉल गर्ल और कॉल बॉय होते हैं वहां उन्हें पोस्ट कर देंगे। दोस्तों, इसी खुशी में कि वो कॉल सेंटर पर कॉल गर्ल और कॉल बॉय बन जाएंगे, इसी तलाश में वो उस कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे तो
दोनों लेकिन थे अलग अलग गांव के। दोनों सुबह एक साथ ही कोचिंग में जाया करते और कोचिंग में पढ़ा करते। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से प्यार करने के साथ साथ दोनों एक दूसरे से कंपेयर भी करते थे कि कौन कितना होशियार है, लेकिन वास्तव में दोनों एक से ज्यादा, एक से एक बढ़कर के ब्रिलियंट थे, ब्रेन माइंड वाले थे। दोस्तों, फिर यही सिलसिला चलता रहा। जब उनका प्यार बहुत पक्का हो गया तो उन्होंने एक दूसरे के माता पिता से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद नतीजा ये हुआ कि उनके माता पिता ने उनकी शादी आपस में करा दी। क्योंकि दोस्तों, उन दोनों को भरोसा था और उनके माँ बाप को भी उन दोनों पर भरोसा था कि बच्चे माइंडेड हैं, कुछ ना कुछ अपना कर ही लेंगे अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए। दोस्तों, फिर ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। चूंकि कोचिंग को महज खत्म होने में महज 1 महीना बचा था, उनकी शादी हो चुकी थी। अब 6 महीने गुजर चुके थे। जो कोचिंग वालों ने कहा था कि उन्हें वो कॉल सेंटर में जॉब दिला देंगे, ऐसा ही होता है। जो कोचिंग वाले होते हैं वो उन्हें नोएडा की एक कंपनी में भेज देते हैं, कॉल सेंटर में कॉल बॉय और कॉल गर्ल बनने के लिए। दोनों पति पत्नी थे, दोनों एक साथ वहां जाते हैं और वहां पर अपना ईमानदारी से, मेहनत से काम करते हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली से थे तो नोएडा में ही एक कमरा किराए पर लेते हैं और उसी कमरे में अपना रहन सहन करते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की उनकी ड्यूटी होती है। महीने का 15,000 रुपये सैलरी उनकी होती है। ऐसे ही उनका चलता रहता है दिनचर्या। लड़का जो होता है एक लड़की के चक्कर में अपने काम काज को थोड़ा कम समय देता है, और ऐसा ही होता है सचिन के साथ। अपनी पत्नी को प्यार करने के चक्कर में वो अपने काम काज को कम ही ध्यान देता, ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जो श्रद्धा होती है वो अपने मोहब्बत के साथ साथ में अपने काम से भी मोहब्बत करती है और काम को बखूबी करती है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसे अगले 2 महीने के अंदर ही जो टीम होती है 15-16 लड़कों या लड़कियों की, उसे उनका टीम लीडर घोषित कर दिया जाता है। अब उसकी जो तनख्वाह होती है वो 18,000 रुपये महीने हो जाती है। दोस्तों, इस तनख्वाह को पाकर के वो बहुत ही खुश थी। दोस्तों, जीवन में हर किसी का कोई ना कोई बड़ा सपना होता है, और ऐसा ही एक सपना था सरता का। सरता चाहती थी कि वो विदेशों में घूमे, जो एरोप्लेन होते हैं उनमें उड़ान भरे। लेकिन दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली से थी तो उसका ये सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ था। लेकिन जब वो टीम लीडर बनी तो उसे उस सपने की एक बार पुनः याद आ गई। दोस्तों, जो टीम लीडर के ऊपर जो एक लीडर होता है उसकी गंदी नीयत थी। जब से सरता उस टीम की लीडर बनी तब से ही उस बॉस की, जो टीम लीडर का भी लीडर था, उसकी नज़र सरता पर थी। सरता जो कि अपने पति से ही प्रेम करती थी, किसी विशेष व्यक्ति में वो विशेष ध्यान नहीं रखती थी, अपना ऐसा ही करती। एक दिन जो टीम लीडर यानी कि सरता का भी जो लीडर था, वो जब सरता वॉशरूम जाती है तो उसके साथ छेड़खानी कर देता है। इसका बर्दाश्त नहीं कर पाती सरता और तुरंत ही चीखने चिल्लाने लगती है। तो सभी जो स्टाफ था वहाँ दाखिल हो जाता है और उस टीम का जो लीडर था उसे मारने पीटने लगते हैं और वहाँ से उसे पीटते हुए भगा देते हैं। दोस्तों, फिर इसकी जो जानकारी थी कि आखिर टीम लीडर को किसने भगाया,
इसका ब्यौरा देने के लिए बॉस के पास सरिता को जाना पड़ता है, क्योंकि वही अब 15 लड़कों की टीम लीडर थी। और वो बॉस के पास जाती है और बॉस को सब कुछ बताती है कि उसकी टीम उसके हेड ऑफिस ने उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की, इसीलिए उसने उसे पीट पीट करके वहां से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, जो बॉस होता है वो भी सरिता की खूबसूरती को देख करके पिघल जाता है, उसके मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं, उसकी भी गंदी नीयत हो जाती है। वो ठीक है ऐसा कहते हुए सरिता से कह देता है कि ठीक है तुम जाओ, जो तुमने किया वो बहुत ही अच्छा किया। सरिता वहां से अपने काम में लग जाती है, वहां से चली जाती है। अब दोस्तों, बॉस जो कि दीवाना हो चुका था सरिता का, तो उसके मन में अब यही डाउट घूमने लगा कि सरिता को अपने माया जाल में कैसे फंसाया जाए। फिर उसने सरिता के जो बेस्ट फ्रेंड थी उसे अपने पास बुलाया और उससे बातचीत की, उससे पूछा कि सरिता की क्या क्या हॉबीज हैं, उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, तुम मुझे बताओ। तो दोस्तों, एक दोस्त को अपने दोस्त की वो सारी बातें याद रहती हैं, जैसे क्या खाने में पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, उसे किसके साथ घूमना पसंद है, कौन सी मूवी पसंद है, ये अक्सर हर एक दोस्त को पता होता है। तो जो सरिता की दोस्त थी उसे भी पता था, तो उसने वो सारी आदतों के बारे में अपने बॉस को बता दिया। दोस्तों, बॉस को जब ये पता चला कि सरिता को विदेश दौरा करने का बड़ा शौक है और विमान में घूमने बैठने का बड़ा शौक है, तो उसे एक आइडिया आया। फिर उसने 6-7 रोज गुजरने के बाद में सरिता को अपने पास बुलाया और उससे मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या सरिता तुम्हें विदेश में घूमना पसंद है। दोस्तों, कोई भी शख्स जब अपने खुशी से रिलेटेड, अपने सपने से रिलेटेड कोई बात सुनता है तो एकदम चौंक सा जाता है और फिर बाद में थोड़ी मुस्कुराहट लाते हुए अपने सभी सपनों को अपनी बाहों में समेटते हुए जवाब देता है। और ऐसा ही करती है सरिता। सरिता भी अपने बॉस से बोलती है कि हाँ सर, मुझे पसंद है विदेश में घूमना, लेकिन मैं आज तक विदेश में नहीं घूमी हूँ, लेकिन मुझे टीवी पर देखती हूँ देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरा कर रहे हैं, राष्ट्रपति विदेशी दौरा कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो विदेशी दौरा कर रहे हैं, तो मुझे उन्हें देख देख करके बड़ी लालसा होती है कि मैं भी विदेशों में घूमूं। और मुझे ये भी लालसा होती है कि मैं जहाज में बैठ करके उड़ान भर करके दूसरी विदेशी धरती पर जाऊं। दोस्तों, अब जो बॉस होता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है कि चलो, ये बात तो सच है कि इसे विदेश में घूमने का बड़ा शौक है। फिर वो सरिता से कहता है कि अगर मैं तुम्हें विदेश ले चलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। दोस्तों, इस बात को जब सुना सरिता ने तो उसने सर से पूछा कि सर, आप मुझे क्यों लेके जाएंगे विदेश, ऐसी क्या बात है मुझ में जो आप मेरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। बॉस कहता है कि अपने जो सहकर्मी होते हैं उनका साथ देना मेरा धर्म है। अगर तुम्हारा सपना है कि तुम विदेश में घूमना चाहती हो तो मैं तुम्हें विदेश लेके चल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब सरिता कहती है कि ऐसी क्या शर्त है सर, बताइए। मैं अपने सपने की खातिर हर शर्त को स्वीकार सकती हूँ, हर शर्त को पूरा कर सकती हूँ। दोस्तों, जब शर्त के बारे में बॉस बताता है तो सरिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो जब ये सुनती है कि उसे उसके भाई के
जन्मदिन में बॉस के साथ नाचना पड़ेगा, तो वो वहीं की वहीं थमी की थमी रह जाती है। लेकिन दोस्तों, सपने की बात थी तो वो हाँ बोल देती है। वो अपने आप में सोचती है कि सिर्फ नाचना ही तो है, कौन सा गंदे काम करने, गंदी हरकतें करनी है। दोस्तों, इस बात पर डील हो जाती है कि अगर सरता बॉस के साथ नाचेगी तो वो बॉस उसे विदेश घूमने के लिए लेकर के जाएगा। दोस्तों, 3 दिन बाद ही बॉस के छोटे भाई का बर्थडे आता है। सरदा अपने पति सचिन के साथ वहां पहुंचती है। दोस्तों, केक कट जाता है और केक कटने के बाद फिर डांसिंग का परफॉर्म होता है। बॉस सरता का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ नाचने के लिए कहता है। सरता भी उसके साथ नाचने लगती है। दोस्तों, ये देखकर कहीं ना कहीं सचिन को बहुत बुरा लगता है और उसे बुरा और भी तब लगता है जब बॉस जो होता है सरता की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर डांस करने की कोशिश करता है। दोस्तों, फिर सचिन बीच पार्टी को छोड़कर अपने घर चला आता है, अपने रूम पर। दोस्तों, कहीं ना कहीं सरता भी इस बात से भी चिंतित थी कि उसके पति को जरूर बुरा लगा, इसीलिए उसका पति उसे वहीं पार्टी में छोड़कर के चला गया। लेकिन दोस्तों, सपनों की बात थी। एक सपने की खातिर एक लड़की कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी जो इज्जत होती है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, यहाँ इज्जत के साथ खिलवाड़ तो हो नहीं रही थी, तो वहाँ सरता अपने बॉस के साथ डांस करती है। दोस्तों, पार्टी खत्म होती है। पार्टी खत्म होने के बाद में वो अपने घर पहुंचती है और घर जब पहुंचती है तो सचिन शराब के नशे में चकनाचूर शराब की बोतलों को तोड़ता फोड़ता हुआ बैठा होता है, हरकतों को करता होता है। डरते हुए, सहमते हुए सविता सचिन के पास जाती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, सचिन जो कि बहुत ही गुस्से में आग बबूला था, अपनी पत्नी को गाली गलौज करता है, उसे खूब खड़ी खोटी सुनाता है। दोस्तों, सरता को उसकी गालियां सुननी पड़ती हैं क्योंकि उसे सचिन को उसने धोखा दिया था। लेकिन दोस्तों, ये एक धोखा भी नहीं कह सकते इसे, ये केवल एक सपनों की खातिर एक छोटा कदम था। दोस्तों, सुबह हो जाती है। सुबह होते हुए जब जागती है सब सरता, तो उसकी टेबल पर 2 खत होते हैं, 2 लिफाफे होते हैं, लेकिन उसका पति उस कमरे में नहीं होता है। एक लिफाफा जिसमें दुबई की टिकट होती है और एक लिफाफा जिसमें तलाक के डाइवोर्स पेपर होते हैं, जिसमें पहले से ही सचिन साइन कर चुका होता है। दोस्तों, अब 2 चॉइस थी और उसे एक चॉइस चूज करनी थी। एक चॉइस ऐसी जो कि उसकी जिंदगी को बदल सकती थी और एक चॉइस ऐसी जिसे पाने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन कभी भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाई। दोस्तों, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना पसंद करती है सरता और वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और टिकट को उठा करके शाम की फ्लाइट से ही अपने बॉस के साथ दुबई के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों, इधर अब तलाक हो जाता है उन दोनों का। तलाक के बाद
सचिन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लगता है कि उसकी पत्नी ने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उसे तलाक दे दिया। एक बार भी डाइवोर्स पेपर को लेकर के उसके पास नहीं पहुंची। वे मतलब में बिना पूछे ही कि मैं उसे तलाक क्यों दे रहा हूँ, उसने भी तुरंत साइन कर दिए। ये सोचते हुए वो बहुत ही आग बबूला होता है। फिर इसके बाद में दोस्तों वो कुछ ऐसा करता है जो हर एक लड़का चोट खा करके करता है। क्योंकि दोस्तों एक लड़के को अक्ल समझ तभी आती है जब उसे कोई ठोकर मारता है, जब कोई उसे लात मारता है। अब सचिन को समझ आ चुका था कि उसकी जिंदगी अब और उससे कुछ करवाना चाहती है, उससे कुछ बेहतर करवाना चाहती है। इसके बाद दोस्तों वो जो जॉब थी उसे छोड़ देता है और उसे छोड़ने के बाद में एक कॉलेज में बीसीए का कोर्स करता है। दोस्तों कोर्स जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। बीसीए का कोर्स 3 वर्ष करने के पश्चात में उसे एक कंपनी का ऑफर आता है और उसे उस कंपनी में जाना पड़ता है। दोस्तों वहाँ वो चला जाता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब वो अपना परिवार चलाने के लिए पैसों की मांग कर रहा था। दोस्तों कंपनी उसे 9.5 लाख रुपए का पैकेज देती है, 1 ईयर का, 1 साल का। वहाँ काम करते करते उसे 4 महीने हो जाते हैं उस कंपनी में, एक बड़ी पोस्ट पर काम करता है। और दोस्तों 4 महीने होने के बाद में उसके पास पैकेज का जो 4 महीने का सैलरी था वो उसके पास आता है। फिर वो इसी खुशी में, इसी जश्न को मनाने के लिए विदेशी दौरा करता है, विदेश घूमने के लिए जाता है, दुबई का टिकट कटाता है और एयरपोर्ट पर पहुंचता है। एयरपोर्ट पर टैक्सी बुक करता है। टैक्सी वाले से कहता है कि आप भैया मुझे ऐसी जगह लेकर के चलिए जहां इंडियन फैमिली रहती हो, इंडियन लोग रहते हों। दोस्तों इसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो वहाँ उसे ले जाने के लिए कह देता है। टैक्सी में बैठता है और टैक्सी को चालू किए, स्टार्ट किए 10 मिनट गुजर जाते हैं और वो 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाते हैं। तो सचिन देखता है कि एक लड़की फुटपाथ पर भीख मांग रही है। दोस्तों उस लड़की को देखने के बाद उसे कुछ अजीब सा लगता है, उसे कुछ वो लड़की जानी पहचानी लगती है। तो फिर वो चलती हुई गाड़ी से ही खिड़की से झांकने लगता है पीछे और देखता है कि वो वास्तव में कोई लड़की उसकी जान पहचान की है। फिर दोस्तों वो उस टैक्सी ड्राइवर से बोलता है कि भैया जरा पीछे गाड़ी को ले चलिए उस भिखारी के पास। दोस्तों फिर वो ड्राइवर उस भिखारी के पास लेकर के जाता है। दोस्तों टैक्सी में से जब उतरता है सचिन तो उस भिखारिन के पास जाता है और देखता है कि वो भिखारिन कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी सरता है। दोस्तों सरता को जब देखा उसने तो उसकी आंखें भर आईं। वो रोने लगा और रोते हुए उसने सरता को हिलाया डुलाया, उसे उसका कंधा पकड़ के जोर से हिलाया। लेकिन दोस्तों सरता जो कि एक मूर्ति की भांति बैठी हुई थी, उसे सचिन की एक भी बात का रिप्लाई नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद हिचकिचाते हुए सरता होश में आई, लेकिन कुछ देर बाद ही बेहोश हो जाती है। दोस्तों सरता के बेहोश होने के बाद सचिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही उस एक दूसरी टैक्सी को बुलाता है और उस टैक्सी में बिठा करके उसे हॉस्पिटल में ले जाता है और हॉस्पिटल में उसका फिर इलाज होता है। दोस्तों जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं तो पाते हैं कि उसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में
ड्रग्स दिए गए हैं, नशीले इंजेक्शन लगाए गए हैं। दोस्तों, इस बात को जब डॉक्टर के मुंह से सुना सचिन ने कि उसे नशीले पदार्थ खिलाए गए हैं, तो वो मानो एकदम से झिलमिला जाता है, एकदम से सुन्न पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी तलाकशुदा पत्नी यहाँ कैसे पहुंची और उसकी स्थिति ऐसे कैसे हुई। एक बार को तो वो अपनी पत्नी पर ही शक करता है कि शायद उसकी पत्नी अब ड्रग्स लेने लग गई है, नशीले पदार्थों का सेवन करने लग गई है। दोस्तों, 2 घंटे के बाद फिर सरिता को होश आता है, और जैसे ही सरिता को होश आता है तो वो अपने बेड पर अपने तलाकशुदा पति सचिन को देख करके आंखों में आंसू ले आती है और रोने लगती है। दोस्तों, सचिन सरिता के आंसुओं को पोंछता है और उससे पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुम ठीक हो? सरिता कहती है कि ठीक हूँ और आपका धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ लेकर के आए। फिर दोस्तों, सचिन सरिता से उसकी इस स्थिति के बारे में पूछता है, तो सरिता ने जब उसे अपनी उस स्थिति के बारे में बताया कि वह वहाँ तक कैसे पहुँची और यहाँ तक का उसका सफ़र कैसा था, तो इसे सुनने के बाद में सचिन की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल दोस्तों, जब उन दोनों का तलाक हुआ था, तो तलाक के बाद जो लिफाफे में टिकट थे वो 2 टिकट थे। एक टिकट सरिता का ही था और एक टिकट उसके बॉस का था। दोनों बॉस और सरिता एक साथ दुबई घूमने के लिए आते हैं। दोनों घूमते हुए एक ही होटल में रुकते हैं। दोस्तों, सरिता को अपने बॉस के ऊपर विश्वास था, लेकिन बॉस जो कि उसकी गंदी नीयत थी, जैसे ही सरिता खाना खाती है तो वो उसके खाने में नींद की गोलियां मिला देता है। दोस्तों, सरिता नींद की गोलियों को उस भोजन के साथ खाने के बाद बेहोश हो जाती है और उसे नींद आ जाती है। फिर इसके बाद उसका बॉस उस होटल में उसके साथ गंदी हरकतें करता है। दोस्तों, बॉस तो करता ही है, बॉस के साथ साथ जो विदेश में उसके बॉस के जो दोस्त थे वो भी सरिता के साथ गंदी हरकतें करते हैं। इसके बाद दोस्तों, वो सरिता को एक दुबई में ही रेड लाइट एरिया में छोड़ देते हैं। वहाँ पर अब रेड लाइट एरिया में सरिता फंस जाती है। वहाँ की जो मालकिन होती है वो उसे ड्रग्स देना शुरू करती है, नशीले इंजेक्शन लगाती है ताकि लोग उसके साथ आसानी से संबंध बना सकें। दोस्तों, ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। लगभग 3 साल बीत जाते हैं उस रेड लाइट एरिया में सरिता को रहते रहते। इन 3 सालों के अंदर सरिता ने कई बार निकलने की, भागने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों हर बार एक चूक हो जाती और हर बार वो वहीं की वहीं फंसी की फंसी रह जाती। एक दिन वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, और कामयाब जब होती है तो वो पूरी तरह से नशीले पदार्थों के सेवन में चुस्त रहती है और नशीले हालत में ही वहां से भाग करके रोड पर, फुटपाथ पर बेहोश हो जाती है, वहीं पर बैठी रहती है। उसके आंखों के आगे अंधेरा सा छाया रहता है। दोस्तों, ये थी उसकी कहानी वहां तक पहुंचने की। जब इस बात को सचिन ने सुना तो उसकी आंखें भर आईं। दोस्तों, जो सपना होता है वो सपना होता है, और सपना दुख के अलावा कुछ भी नहीं देता। जैसे अगर आपने कोई अच्छा सपना देखा और आप जागे तो आपको बहुत दुख होगा
कि वो सपना सपना ही रह गया और वो सच नहीं अब होगा। और अगर आपने कोई बुरा सपना देखा तो आप जब सुबह जागोगे तो आपको हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं वो सपना सच न हो जाए। तो इसीलिए सपना सपना ही रहता है और खुली आंखों से जो सपना देखा जाता है केवल वही सच होता है। तो आप केवल अपनी खुली आंखों से ही जो सपने देखते हैं उनमें विश्वास कीजिए कि मैं इन सपनों को पूरा कर सकता हूँ। दोस्तों, ये थी कहानी सरता और सचिन की। जब अस्पताल में दोनों में बातचीत होती है तो बातचीत होने के बाद में दोनों में जो गलतफहमियां थीं वो दोनों उस गलतफहमी को मानते हैं। सरता अपनी बातों को बता देती है कि उसने उस बर्थडे पार्टी में क्यों बॉस के साथ नाच किया। दोस्तों, फिर सचिन भी अपनी गलती को मान लेता है और फिर इसके बाद में दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की लाइफ में दोबारा से आ जाते हैं और मंदिर में जाकर के सिंदूर मांग में भर कर के दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट में ये बताइए, ये कमेंट कीजिए कि क्या उन दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, या उस बॉस के खिलाफ कोई उन दोनों को कार्रवाई करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।